विकास पारिक जी, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी सभी सदस्यों को दीजिए। सर मैं कोटा जिले से बिलोंग करता हूँ और मैंने 2009 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई किया था और उसके बाद मैंने सीमेंट सेक्टर में जॉब किया था। 2016 में मैंने जॉब क्विट किया था ड्यू टू आर एस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए एंड साथ में मैंने पी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफाइड एग्ज़ाम पास किया है फॉर एनर्जी मैनेजर एंड मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। विकास जी, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद एकदम आप प्रशासनिक सेना में आने का आपका कैसे मन बदला? सर इसके सर दो तीन रीज़न है। एक तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे फैमिली में शुरू से ही प्रशासनिक सेवाओं में कुछ मेंबर रहे हैं, तो बचपन से उन्हें देखते रहे हैं कि किस तरह से उनका समाज में सोसाइटी में जो उनकी प्रतिष्ठा है, उनका सम्मान है, तो उसको देख के मुझे भी लगा कि मुझे सेवाओं में आना चाहिए और उस सम्मान को मैं भी पाना चाहता था। एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न सर, मैं जिस फील्ड में था वहाँ पे सर डाइवर्सिटी नहीं थी, मोनोटोनी थी काम को लेकर, एक ही तरह का काम बार बार करने को मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे भी डाइवर्सिटी चाहिए था काम के लिए। साथ ही में सर इन सेवाओं में मुझे डिसीजन मेकिंग का भी स्कोप दिखता है, जो कि बहुत मेरे को अट्रैक्ट करता है सर। ये कुछ है। आप कोटा से हैं, कोटा को पावर जोन कहा जाता है, क्या कारण है? सर यहाँ पे विंड पावर को छोड़ के और 5 तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, जिनमें थर्मल पावर प्लांट, जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का थर्मल पावर प्लांट है 1240 मेगावाट का। साथ ही में आसपास में जैसे छबड़ा है या फिर कवाई में है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सेक्टर में है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हमारे पास REPP जो है, राउरकेला है। सोलर में हम लोग हैं ही सब जगह, आजकल हर जगह सोलर का स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्या हाड़ौती में भी कोई विंड पावर का प्रोजेक्ट है? सर हाड़ौती में मेरी नॉलेज में सर नहीं है, लेकिन हाड़ौती के पास में जैसे हम MP की तरफ चलते हैं आगरा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर विंड फार्म है। जहाँ पावर होती है वहाँ सभी तरह की पावर होती है। अगर हम हाड़ौती की बात करें तो जिस प्रकार यहाँ के संसाधन है, भौतिक संसाधन, उन भौतिक संसाधनों का एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं? पावर जो है, डिफरेंट सोर्स हैं पावर के, और अब जो प्रशासनिक लेवल पे उनका कैसे यूज़ करना है वो अगर मैं एक प्रशासनिक ऑफिसर रहूँगा तो मैं लोगों को ये समझाऊंगा कि हमें अब इस वक्त वर्तमान में ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए और पावर सेविंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम अगर एक यूनिट बचाते हैं, पावर की एक यूनिट बचाते हैं, तो हम 2 यूनिट जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग जनरेट करें और उसे वेस्टेज में जाने दें, तो वो तो हमारे लिए सबसे घटिया चीज़ होगी। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पावर की एफिशिएंसी यूज़ करें, पावर एफिशिएंटली यूज़ करें और पावर सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दें। इसलिए मैं उनको अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम चलाना चाहूँगा, ये सब करना चाहूँगा। आपने एनर्जी एफिशिएंसी की बात करी और ब्यूरो के साथ भी आपने सर्टिफाइड एग्जाम पास कर रखा है, तो क्या-क्या एनर्जी एफिशिएंसी के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे? मैम, नेशनल लेवल पे 2 मेन स्कीम्स हैं जो चला रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिनमें एक तो वो नेशनल सोलर मिशन, एक तो वो है, एक नेशनल स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम, जिसमें वो सारी सोडियम बेस्ड लाइटिंग सिस्टम को LED में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक तो ये है। इसके अलावा भी उन्होंने एनर्जी एफिशिएंट फैंस, बल्ब्स, इसको प्रमोट करने के लिए स्कीम चलाई हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम 2022 तक 2022 तक 175 मेगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करें, जिसमें 100 गीगावाट 100 गीगावाट सोलर पावर से जनरेट करें।
तो ये कुछ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे है। स्टेट लेवल पे भी हम लोगों ने अभी स्टेट सोलर पॉलिसी 2019 में दिसंबर में ही लॉन्च की है, जिसमें हम लोग लगभग 30,000 मेगावाट सोलर से जनरेट करने का हमारा प्लान है। अभी भारत के क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा सोलर पार्क है? सर मैम, मेरी नॉलेज में जो थर्मल पावर प्लांट, वहाँ तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो 110 मेगावाट की है उनको बंद किया जा रहा है, और उनकी जगह पर जो वो स्पेस है उसकी जगह वहाँ पे 865 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अभी ये प्लानिंग की स्टेज पे। भटला सोलर पावर मैम जोधपुर में है जी, वो 2240 मेगावाट के आसपास। एमएसपी का फुल फॉर्म और एमएसपी क्या होता है? मैम एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका फुल फॉर्म है, और एमएसपी बेसिकली एक सपोर्ट प्राइस है जो किसानों को गवर्नमेंट की तरफ से अश्योर किया जाता है कि आप अपनी जो भी उपज है, जो भी प्रोड्यूस है, उसको इतना प्राइस आपको मिलेगा। अगर आप कहीं और नहीं, आप फ्री मार्केट में नहीं बेच, ओपन मार्केट में नहीं बेच पाए, तो आपको गवर्नमेंट से एश्योरेंस मिलता है। तो इसका ये है कि इसका फ़ायदा ये है, बेनिफिट ये है कि इससे गवर्नमेंट फार्मर्स को अश्योरेंस मिलता है उनकी उपज को लेकर, और हमारे पास फूड को जो स्कैरसिटी है उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट लेवल पे अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में अभी भी फूड स्कैरसिटी है? नो मैम, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों? फूड सरप्लस नेशन है या हम अभी इस वक्त तो हम पिछले 5 सालों से तो हम सरप्लस ही हैं। सिर्फ 5 साल से? मैम एग्जैक्ट डाटा तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 5 साल। तो आपने जो है आरएएस राजस्थान प्रशासन सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा की, उसके बाद राजस्थान तहसीलदार सेवा की, यस जो कि अधीनस्थ है। जी मैम। इसके पीछे कारण? मैम इसके पीछे वही कारण है, वो मेरा फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि मेरी फैमिली में तहसीलदार सर्विस में है, तो वही एक रीज़न है कि मैं उन सेवाओं के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट रहा शुरू से ही। मेरे मैटरनल साइड से मेरे नाना वगैरह और ये सब है, तो उनको देख के बड़ा हुआ, तो वही बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने किया। आप हाड़ौती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ के राजस्थान राजनीतिक स्थिति पर आपके क्या विचार हैं? मैम यहाँ पे बेसिकली 2 पार्टी सिस्टम है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस मेन पार्टी है। एंड यहाँ पर मैम मतलब मेरे हिसाब से डेवलपमेंट राजनीति ज़्यादा होती है बजाय अदर कास्ट और रिलीजन वगैरह। डेवलपमेंट पे ही ज़्यादा है, क्योंकि जिस साल हर 5 साल में स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं उनमें तो काफ़ी फेरबदल देखने को मिल ही रहा है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, इस तरह से आई हुई है साथ में, लेकिन डेवलपमेंट राजनीति पे ज़्यादा फोकस है यहाँ पर। संविधान संशोधन के बारे में बताइए सर। संविधान संशोधन बेसिकली सर 104वां संविधान संशोधन हुआ है। ओके, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है सर? वो आरक्षण, हाँ सर, ST/SC आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने के लिए वो हुआ है। और उसमें एक खास बात ये भी रही है कि उसमें एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था वो समाप्त किया गया है। ये भी इसमें आर्टिकल 331 समाप्त नहीं किया गया, उसमें मेंशन ही नहीं किया गया, तो हाँ वो ऑटोमेटिक। यस सर। अच्छा, आप कोटा जिले के निवासी हैं। कोटा एक एजुकेशन सिटी है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान अगर भारत में किसी शहर का हुआ है तो कोटा का हुआ, लेकिन न तो राज्य के मीडिया ने न ही नेशनल मीडिया ने इस इशू को उठाया। इस बारे में आपके क्या विचार? आज इस बात से सहमत हैं? हद तक सहमत हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लोकल मीडिया में और कुछ स्टेट लेवल की मीडिया में तो इस चीज़ की चर्चा रही है, और कुछ मैंने नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में कुछ आर्टिकल पढ़े हैं जिनमें ये बात उठाई गई कि कोटा को किस तरह से नुकसान हुआ इस चीज़ में। अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी वर्तमान में तो बेसिकली इसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, RS की। और मैं वैसे जॉब सर्च करता रहता हूँ, लेकिन मुझे मतलब अभी मैं जॉब करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को अगर मैंने जॉब ज्वाइन किया तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा, इसलिए। आपकी एज 34 हो चुकी है, आपने तक मैरिज नहीं की। यस सर। तो आपको लगता है कि जो मैरिज वाली एज है
हाँ बिल्कुल सर, ये आपकी बात सही है, लेकिन इसमें कुछ फैमिली का भी मतलब कुछ एक रोल था कि मेरे बड़े ब्रदर थे, उन्होंने लेट शादी की, तो उसके बाद में नंबर जैसे हमारे समाज में है, तो मतलब फिर उसके बाद में मेरा ये RS का एग्जाम्स था, इस वजह से मिल गया। लेकिन अभी ये मतलब विद इन 1 ईयर या फिर ये जो नवंबर है इसमें कुछ हद तक शादी। आप हड़प्पी से बिलोंग करते हैं तो हड़प्पी लैंग्वेज आती है आपको? नो सर। वानी चाहिए। आप जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो लोग संवाद कैसे करेंगे? सर मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन मुझे समझना उनको आता है कि हड़ौती में क्या मतलब बोल रहे हैं आदमी, वो मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं खुद नहीं बोल सकता। तो जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी का अधिकांश समय तो ग्रामीण क्षेत्र में व्यतीत होता है। लेकिन सर मैंने कभी हड़ौती ग्रामीण क्षेत्रों में मैं बिलोंग यहाँ से नहीं करता हूँ, मैं कोटा सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कोटा सिटी, लेकिन सर मुझे इसके बारे में नहीं पता। हाड़ौती का नाम हाड़ौती क्यों पड़ा? बेसिकली ये जो क्षेत्र है कोटा बूंदी का क्षेत्र, यहाँ पे हाड़ा चौहानों का शासन रहा है, और हाड़ा चौहानों मतलब चौहान में एक हर्राज जी हाड़ा थे, उनके नाम पे ये क्षेत्र हाड़ौती के नाम पे। हाड़ा रानी का महत्व क्या रहा? सर हाड़ा रानी का महत्व ये है कि भैंसरोडगढ़ जो है कोटा के पास में, रावतबाटा के पास में, वहाँ की ये बेसिकली रानी थी, और जब इनके पति जो एक लड़ाई में जा रहे थे, तो इन्होंने अपना निशानी मांगी थी रानी से, तो रानी ने वीरतापूर्वक उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। आपका सब्जेक्ट रहा। जी सर। एक शासन करना भी इंजीनियरिंग है, चाहे राजनीतिक हो चाहे शासनिक हो। जी। हमारे देश में आज भी ये माना जाता है कि महिलाएं पिछड़ापन की ओर जा रही है। तो महिला सशक्तिकरण की ओर राजस्थान सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए? सर महिला सशक्तिकरण के लिए काफी सारे कदम स्टेट लेवल पे उठाए गए। कोई योजनाएं या कार्यक्रम या कुछ ऐसे हैं तो आप जी सर। सर एक तो सर महिलाओं की एक तो शिक्षा पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। योजनाएं कौन कौन सी, जहाँ हम ये मान सकते हैं कि महिलाओं के लिए जैसे? जी सर। चलिए कोई बात सर अभी ध्यान नहीं आ रहा सर। राजस्थान में क्या शिक्षा में या क्षेत्र में प्रशासन में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है? शिक्षा में सरकारी नौकरियों में? सर अलग से तो कोई आरक्षण नहीं मिला हुआ है, जो नॉर्मल आरक्षण। नॉर्मल मतलब सर मतलब जो SC ST का आरक्षण है, या फिर अलग से महिलाओं को आरक्षण है? नहीं सर, अलग से आगे हम बात करते हैं, जब हमारे स्थानीय चुनाव होते हैं तो क्या वहां पर महिलाओं को निकाय में या पंचायतों में कुछ आरक्षण का प्रावधान है महिलाओं के सशक्तिकरण? यस सर। इसमें क्या प्रतिशत है? सर वो 33% आरक्षण है सर। 33% आरक्षण दिया गया है पंचायत राज में महिलाओं को। आपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करा है, तो राजस्थान का जो विद्युत विभाग है उसके अंदर क्या कमियां हैं? मैम सबसे बड़ी कमी उसमें मुझे जो लगती है, क्योंकि हमारे जो चीजें मतलब ETC लॉसेज जिसे बोलते हैं, एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉसेज, वो 35% तक है। उसके कारण हमारी डिस्कॉम को काफ़ी ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ता है फाइनेंशियली। तो वो एक मतलब मेरी नज़र में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि मैम हम लोग जो हमारा जनरेशन है वो इतना नहीं बढ़ा है। हमारा जनरेशन अभी भी इस वक्त 21,836 मेगावाट है, जो कि मेरी नज़र में थोड़ा कम ही है, क्योंकि अदर स्टेट जो डेवलप स्टेट है, गुजरात है या फिर महाराष्ट्र, वहाँ पे 40,000 मेगावाट से भी ज़्यादा हो रहा है। तो हमें बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तीसरा चीज़ मैम अवेयरनेस की भी कमी है। लोगों का बिजली चोरी पे भी काफ़ी रहता है ध्यान, तो उसके लिए भी हमें अवेयरनेस के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये 3 प्रॉब्लम मेरी नज़र में ज़्यादा है। जो ये भारतीय सरकार का मीटर प्रोग्राम है 2022 तक सारी जी मैम, उससे मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो प्रीपेड मीटर्स लगाने का है। तो जब तक आप जैसे मोबाइल रिचार्ज होगा वैसे ही वो होगा, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। और
उसमें क्या दिक्कतें आएंगी? मैम उसमें दिक्कत ये आएगी कि जैसे गरीब वर्ग के लोगों को अब कुछ लोग इस तरह से हैं कि उनके लिए बस डेली का अरेंजमेंट करना मुश्किल होता है, तो वो प्रीपेड कहाँ से करें? तो उसमें भी फिर सब्सिडी का गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, तो सब्सिडी का बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट पे या स्टेट गवर्नमेंट पे फिर पड़ेगा, तो ये एक इशू रहेगा। जो हमारे सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं, जो जीएसटी में शेयरिंग है, और उसमें कई स्टेट्स को अपने प्रॉब्लम्स भी वो उठाते हैं जीएसटी शेयरिंग में। तो एक अगर आपको मैं 1 मिनट दूं कि आप फाइनेंशियल रिलेशन समझा सकें नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के आपस में, और जो स्टेट लेवल इश्यूज रेज कर रहे हैं अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। मैम फिनेंशियली तो ज़्यादातर संविधान में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को ही फिनेंशियली पावरफुल किया गया है, और इसके लिए एक वित्त आयोग भी संविधान में 340 आर्टिकल 340 के तहत ये किया गया है, सॉरी मैम आर्टिकल 280 के तहत ये किया गया है। इसमें ये है कि मैम जैसे लास्ट वित्त आयोग जो 14वां वित्त आयोग था, उसने 41% का लगभग सेंटर और स्टेट का टैक्स का बंटवारा करने की सिफारिश की थी, तो उसी के आधार पर सेंटर स्टेट को भी फंड्स अवेलेबल कराता है। लेकिन फिनेंशियली तौर पर सेंटर ज़्यादा पावरफुल है और स्टेट के पास फंड का थोड़ा शॉर्टेज रहता है। अभी हाल ही में जो कोरोना काल में स्टेट को काफ़ी मतलब लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान हुआ, और उसके कारण स्टेट की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी बिगड़ी, और स्टेट जो है बाहर से फंड भी नहीं ले सकते विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरा ये मानना है कि स्टेट को भी थोड़ा लिबर्टी देनी चाहिए सेंटर को, कि वो भी बाहर से हो या फिर उनको बोरो करने की लिमिट उनकी बढ़नी चाहिए। तो फिनेंशियली तौर पे ज़्यादा, क्योंकि डेवलपमेंट के वर्क स्टेट लेवल पे ही ज़्यादा हैं सोसाइटी के लिए या फिर कम्युनिटी के लिए, इसलिए मेरे कोटा में हम अक्सर देखते हैं कि सिविल सोसाइटी बहुत बड़ा इशू है। तो अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं कोटा में, तो आप क्या अपने लेवल पे स्टेप्स लेंगे? मैम अगर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनता तो मैं अवेयरनेस के क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता। जैसे कि मेरे को लगता है कि सुसाइड ड्यू टू फैमिली प्रेशर या फिर ऐसे बच्चे ज़्यादा करते हैं जो छोटे जगहों से आते हैं, वो अपनी जगह पे टॉपर्स रहते हैं, और यहाँ पे आके जब सब टॉपर एक साथ मिलते हैं तो उनमें थोड़ा सा हिंदुभावना का आता है। तो मुझे लगता है कि उनको अवेयरनेस के दम पे और काउंसलिंग्स, रेगुलर काउंसलिंग्स हों या फिर क्रिएटिव चीज़ें करवाना थोड़ा सा। एक तो हमारे कोटा में जो कोचिंग है उनका जो शेड्यूल्स होता है बहुत हैक्टिक होता है। सैटरडे तक आपको पढ़ना है, संडे को आपको एग्ज़ाम देना है, तो बच्चे डिप्रेस होते हैं। तो उसमें भी कोचिंग्स को क्या नाम है थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए, मतलब जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह इस तरह के इनको प्रमोट करवाने की कोशिश करूँगा। साथ में पेरेंट्स को उनमें भी अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम चलाने की कोशिश करूँगा। लोगों में अवेयरनेस है कि अगर बच्चा यही ही नहीं बन पाया तो कुछ आगे और भी कुछ कर सकता है, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सब। अभी आपने 14 वित्त आयोग की बात कही, लेकिन अभी 15 वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आ चुकी है। आप जानते हैं 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये सर जो सर मैं उनका नाम तो अभी भूल रहा हूँ, सिंह साहब, NK सिंह साहब। बताइए, अभी मोदी जी ने नीति आयोग बनाया है योजना को समाप्त करने जी, तो आप क्या मानते हैं कि नीति आयोग किस प्रकार से बेहतर है योजना? सर नीति आयोग वैसे तो उसका स्ट्रक्चर है या फिर और उसके कार्यप्रणाली है वो योजना आयोग की जैसी है, लेकिन उसमें दो तीन चीज़ें हैं। जैसे सहकारी संघवाद की बात की गई है, वो एक टीम भावना की बात की गई है कि स्टेट और सेंटर दोनों टीम की तरह काम करेंगे, और गरीबों के और उनके कल्याण के लिए, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए उसमें ये कहा गया है कि सरकार जो है योजना, नीति आयोग जो है वो उनकी योजना, उनके लिए जो योजना बनाई जाती है उसमें उनका ज़्यादा भाग लिया जाएगा, गरीबों और पिछड़े वर्गों का। तो ये तीन चीज़ मुझे लगती है कि उनमें नीति योजना में क्या? सर नीति तो
योजना तो सर एक पर्टिकुलर उद्देश्य के जैसे मान लीजिए गरीबी कम करनी है तो उसके लिए कोई स्पेशल योजना बनाई है। नीति तो एक बड़ा विजन है कि एक किसी भी लंबे टाइम तक चलने वाली एक पॉलिसी है जिससे नीति मैं कह सकता हूँ। तीनों कृषि बिल जी सर। तीन कृषि बिल है जी सर। किसान संगठनों द्वारा विरोध किया गया है जी सर, 3 कृषि बिल में सर एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है जिसमें आपकी जो स्टोरेज करने की है उसकी लिमिट खत्म की गई है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के। एक दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल जिसमें बेसिकली किसानों का विरोध कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर और ट्रेड एंड फैसिलिटेशन बिल को, इन दोनों बिल को लेकर है, तो एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर नहीं है। हाँ, तो उन दोनों बिल में जो है एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल में उसमें सर बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं वो फार्मर्स के साथ डायरेक्ट ही वो मतलब उनकी प्रोड्यूस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। और जो फैसिलिटेशन वाला इसमें उनका विरोध ये है कि किसान ये चाहते हैं कि वो अपने जो उनके डिस्प्यूट्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के साथ होंगे वो उनके डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट्स जो पहले जो सिस्टम है जो अदालत के थ्रू जो होता है सिंपल जो कोर्ट्स के थ्रू होता है उसके थ्रू ही सॉर्ट आउट हो। लेकिन जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए बिल लेके आए हैं उनमें वो SDM कोर्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो इस पे उनका एक विरोध है। और ट्रेड एंड फैसिलिटेशन में जो मंडी के अंदर जो टैक्स लगता है लेकिन बाहर अगर वो प्राइवेट प्लेयर अब बेचेंगे अपने खरीदेंगे अपने किसानों से प्रोड्यूस तो वहाँ टैक्स नहीं है। तो उनका ये कहना है कि जब बाहर टैक्स नहीं है और अंदर टैक्स है तो फिर MSP अंदर वाली जो कृषि कुछ मंडियाँ APMC वो खत्म हो जाएंगी। उनके खत्म होने से MSP को लॉन्ग टर्म पे खत्म होने का खतरा है। ये उनका मेन पीएम कुसुम योजना सर। PM कुसुम योजना बेसिकली सोलर सेक्टर से को प्रमोट करने के लिए है। इसमें इसका नाम है कि प्रधानमंत्री किसान उत्थान। विकास जी, आपने बताया कि आपकी रुचि क्रिकेट खेलने में, आपने खेला, क्या करते हैं, बैटिंग की फील्डिंग? मैं ऑलराउंडर की तरह काम करता हूँ एक टीम में। मैं वैसे राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करता हूँ और लेकिन मैं बैटिंग भी ठीक कर लेता विराट कोटा से आपने दो व्यक्तियों के ऐसे नाम बताए जो रणजी खेल किया है। हूँ। अच्छा चलिए, राजस्थान से दो ऐसे खिलाड़ी का नाम बताइए जो भारत की तरफ से इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। सर एक तो गगन खोड़ा जी थे पहले और गगन खोड़ा, और अभी रिसेंटली 2-3 प्लेयर्स हैं जिनमें एक तो मोहम्मद सिराज हैं और चहर हैं, दीपक चहर हैं, ये इनके बारे। विकास जी, आप हड़ौती से हैं और प्रशासनिक सेवाओं में आप जाना चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। अंतिम प्रश्न हम चाहेंगे कि मैडम से समाप्त करें। हमारा प्रश्न ये है, आज प्रशासन में जुड़ा रहना, प्रशासनिक कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक कार्यों के साथ जनता के साथ समायोजन करना, आप क्या मानते हैं कि आज प्रशासनिक सेवा भी एक चुनौती है? मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन के साथ जुड़ना एक बहुत अच्छी सौभाग्य की बात होगी किसी के भी लिए, लेकिन ये जो एलिगेशन है कि उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है तो ये कुछ हद तक बिल्कुल 100% सही तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कभी कभी ऐसी न्यूज़ आती हैं। तो ये आजकल माना जाता है कि प्रशासनिक सेवा में चुनौतियां बहुत लोगों ने देखा, बहुत सारे IAS IPS हमने यूपी में भी देखा आत्महत्या कर रहे हैं जी। क्या मानते हैं, ये निजी कारण है या सिर्फ प्रशासनिक कार्य की 24 घंटे का तनाव है? नहीं सर, मेरी नज़र में जो यूपी में जो IAS ने सुसाइड किया था, मेरी नज़र में वो उनके पर्सनल कारण ज़्यादा थे बजाय वर्क फ्रंट पे जो उनको चैलेंज फेस करनी पड़ी। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।